हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है कि पुलिस का एग्ज़ाम जो है बहुत ही नज़दीक है, तो उसके लिए हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे रखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से देख लीजिए इन क्वेश्चनों को, ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं, और बहुत ही जल्दी सीक्वेंस वे से हम लोग इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़िए और जवाब दीजिए। ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा भारत में पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। पानी का उपभोक्ता का मतलब ये है कि कौन सा उद्योग ऐसा है जो पानी की खपत सबसे ज़्यादा करता है। ठीक है, यानी कि पानी की खपत सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है, वो कौन सा उद्योग है, उस उद्योग के बारे में आपको बता देना है। क्या अभियांत्रिकी में पानी का खर्च होता है, या फिर कागज़ और पल्स में, या फिर टेक्सटाइल में, या फिर तापीय ऊर्जा में। तो आप लोग बताओगे कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तापीय ऊर्जा। अब तापीय ऊर्जा के अंतर्गत बहुत सारी ऊर्जाओं को शामिल किया जाता है। उसमें विद्युत ऊर्जा हो जाएगी, और उसमें सौर ऊर्जा हो जाएगी। ठीक है, सौर ऊर्जा को इसमें नहीं शामिल करेंगे, विद्युत ऊर्जा हो जाएगी, और जो कोयले के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा होगी वो ऊर्जा हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत सारी ऊर्जाएं इसमें शामिल होती हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका तापीय ऊर्जा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी नंबर इसका सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके मुख्य तथ्यों के बारे में। तो कृषि के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा खपत पानी की होती है, यानी कि अगर हम लोग बात करें कि सबसे ज़्यादा भारत में पानी की खपत किस क्षेत्र में होगी, तो आप लोग बताओगे कृषि क्षेत्र में। लेकिन वहाँ पे ऑप्शन ऐसे दिए थे कि वहाँ कृषि था नहीं, तो हमने कृषि को क्या कर दिया, हटा दिया, क्योंकि कृषि ऑप्शन था नहीं। और अगर कृषि ऑप्शन होता तो हम लोग उस ऑप्शन को टिक करते, क्योंकि भारत में जो कृषि है वहाँ पे सबसे ज़्यादा पानी का इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरे नंबर में वहाँ पे जो ऑप्शन थे, उन ऑप्शनों के अकॉर्डिंग हमने क्या किया था, तापीय ऊर्जा में करेक्ट कर दिया था। ठीक है, इसके बाद हालांकि ऊर्जा उत्पादन में उच्च वृद्धि के साथ साथ तापीय ऊर्जा संयंत्रों को ठंडा करने के लिए पानी की मांग इतनी बड़ी है कि यह क्षेत्र भारत में पानी का सर्वाधिक खपत करने वाला क्षेत्र बन गया है। भारत के कुल विद्युत उत्पादन में 83% योगदान तापीय ऊर्जा देती है। ठीक है, कितना परसेंट देगी, तो 83% ऊर्जा जो है वो तापीय ऊर्जा देती है। अब प्रश्न नंबर 2 की बात करेंगे। और दोस्तों, अगर आप लोगों को चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तब आप लोग वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। सेकंड नंबर देखिए, प्रश्न लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में साल भर वर्षा होती है। अब यहाँ पे देखो प्रदेश दे रहा है, तो आप लोगों को भारत की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे, या भारत के राज्यों की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे, वो जो ऑप्शन में देगा उसके अकॉर्डिंग आपको सही करना है। तो सबसे पहले क्या टुंड्रा प्रदेश में सबसे अधिक बारिश होती है, या फिर मानसूनी प्रदेशों में, या फिर भूमध्य सागरीय में, या फिर भूमध्य रेखी में। तो जल्दी से सोचिए और बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा लालो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि भूमध्य रेखी में। सबसे पहले इसको हम लोग एक्सप्लेन करना अगर चाहें तो इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या कर दिया, यहाँ पर एक चीज़ देखो, यहाँ पर ये है तुम्हारी पृथ्वी। ठीक है, ये है पृथ्वी, और पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है जिसको 0 डिग्री बोलते हैं। ठीक है, 0 डिग्री रेखा, और इसको कहा जाता है भूमध्य रेखा। ठीक है, इसको भूमध्य रेखा का नाम दिया गया है। तो 0 डिग्री के जो ऊपर होगा और 0 डिग्री के नीचे जो होगा, ऊपर वाले को बोलेंगे नॉर्थ और नीचे वाले को बोलेंगे साउथ। तो ऊपर से जो हवाएं चलेंगी और जो नीचे से हवाएं चलेंगी, और ये हवाओं का मिलन जो होगा वो कहाँ पर होगा, तो विषुवत रेखीय में होगा। जहाँ विषुवत रेखा गुजरेगी वहीं पर इन रेखाओं का मिलन होगा, और जहाँ पर इन रेखाओं का मिलन होगा वहाँ पर बहुत अत्यधिक वर्षा होगी। ठीक है, और इसीलिए ये क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र में बारिश बहुत अधिक होती है। यानी कि देश जो भी क्या कह सकते हैं हम इसको, जो भी देश या फिर जो भी महाद्वीप भूमध्य रेखा के पास में बसा है वहाँ पर वर्षा अत्यधिक होती है। ठीक है, तो यही कारण है कि भूमध्य रेखीय प्रदेशों में बारिश अत्यधिक होती है। ठीक है, अब चलिए एक्सप्लेन के बारे में बात करेंगे हम लोग। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में वर्ष भर वर्षा होती है, और इस प्रकार यहाँ कोई शुष्क मौसम नहीं होता है। ठीक है, इस प्रकार यहाँ कोई शुष्क मौसम नहीं होता है। औसत वर्षा की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ औसत वर्षा जो है वो 200 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर तक होती है। यहाँ साल की सबसे शुष्क महीने में भी 6 सेंटीमीटर वर्षा होती है। उत्तरी
पूर्व वाणिज्यिक पवन और दक्षिणी पूर्व वाणिज्यिक पवनें जो है वो भूमध्य रेखा के पास मिलती हैं, जो कम वायुमंडलीय दबाव का क्षेत्र है। अभी हमने बताया आपको कि जो उत्तरी वाणिज्यिक पवनें हैं और दक्षिणी वाणिज्यिक पवनें हैं, इनका मिलन कहाँ पर होगा, तो भूमध्य रेखा के पास होता है, और इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा वर्षा होती है। और यहाँ तक ये यहाँ इन सीजनों में क्या होता है कि जो अधिकतम शुष्क मौसम होते हैं वहाँ पर भी 6 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। अब एक प्रश्न आया है कि जल्दी से आप लोग बता दीजिए कि अगर हम लोग भारत की बात करें तो भारत में औसत वर्षा कितनी होती, जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, ठीक है। भारत में औसत वर्षा जो है वो कितनी होती है, कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। देखिए लिखा हुआ है कोलेरू जो झील है वो कहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। कोलेरू झील जो है वो कहाँ पर पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए है केरल में, बी है आंध्र प्रदेश में, सी है तमिलनाडु में, या फिर डी है ओडिशा में। जल्दी से बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आंध्र प्रदेश में जो है, आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील पाई जाती है, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, लेकिन इसके एक्सप्लेन के बारे में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक्सप्लेन की बात करें तो भारत में सबसे बड़े ताज़ा पानी की झीलों में से एक जो है वो कोलेरू झील है, जो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। और आंध्र प्रदेश के किस जिले में है, तो बताओगे कृष्णा और गोदावरी जिले में, ठीक है। अगर हम कोलेरू झील की बात करें तो इसका विस्तार जो है वो जब यहाँ मानसूनी सीजन आता है, कौन सा सीजन, जब मानसूनी सीजन आएगा तो इसका जो विस्तार है वो 160 किलोमीटर तक हो जाता है, ठीक है। कितना, 160 किलोमीटर तक हो जाता है। और ये आंध्र प्रदेश में 2 जिले पड़ते हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश में 2 जिले हैं, एक का नाम है कृष्णा जिला, और दूसरा जो है वो पश्चिमी गोदावरी जिला है, ठीक है। पश्चिमी गोदावरी जिला है, और इन दोनों जिलों में कोलेरू झील बहती है, ठीक है। और टोटल लेंथ कितनी इसकी, तो बताओगे 160 किलोमीटर, जब बारिश का मौसम आए तब ये हो जाती है, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। अब देखिए प्रश्न लिखा हुआ है कि किस मुगल शासक के शासनकाल में जजिया कर पुनः लगाया गया था, ठीक है। अगर हम जजिया कर की बात करेंगे तो जजिया कर का जो जिक्र है वो सबसे पहले कब किया गया था, तो जजिया कर की अगर हम लोग बात करें तो भारत में जजिया कर को शुरू करने वाला कौन था, तो जल्दी से बता दो, तो मोहम्मद बिन कासिम। कौन, मोहम्मद बिन कासिम जो था, मोहम्मद बिन कासिम जो है इसके द्वारा भारत में सबसे पहले क्या किया गया था, सबसे पहले जजिया कर की शुरुआत की गई थी, ठीक है। जजिया कर की शुरुआत की गई थी, और ये भारत में नहीं है, जहाँ पर शासन कर रहा था वहाँ पर इसने जजिया कर की शुरुआत की थी। और जब ये भारत में आक्रमण करता है तो ये अपने साथ में जजिया कर को लेके आता है और सोचेगा कि हम भारत में इसको रोपित कर दें। लेकिन अगर पूछे कि भारत में सबसे पहले किस शासक के द्वारा जजिया कर लगाया गया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक, उसका नाम क्या था, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। और अगर हम लोग बात करें कि मुगल शासनकाल में किसने पुनः लगा दिया था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाए औरंगजेब। इसके पहले बात करें तो औरंगजेब ने इसको क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था, और फिर औरंगजेब के द्वारा इसको क्या कर दिया था, लगा दिया गया था। यानी अकबर के द्वारा इसको समाप्त किया गया और औरंगजेब के द्वारा इसको फिर से लगा दिया गया। अब प्रमुख तथ्यों की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर क्या है, 1564 में तीसरे मुगल सम्राट ने जजिया कर को समाप्त कर दिया, और इसे अंतिम रूप से 1579 में समाप्त किया गया था। हालांकि छठे सम्राट औरंगजेब ने इसे 1679 में गैर मुसलमान पर जजिया कर को फिर से लगा दिया। उसका लक्ष्य इस्लाम को बढ़ावा देना और हिंदू धर्म को कमजोर करना था। देखो जजिया कर जो था वो एक प्रकार का कर था जो मुस्लिमों के ऊपर ना लगाकर केवल हिंदुओं के ऊपर लगाया जाता था। अच्छा, ऐसा क्यों, क्योंकि जो ये लोग मुगल शासक थे, इन लोगों का मानना था कि हम लोग जो है हिंदुओं की रक्षा कर रहे हैं, और इनकी रक्षा के बदले इन्हें हमें टैक्स देना पड़ेगा, इनको हमें टैक्स देना पड़ेगा। तो ये जो टैक्स देंगे उसे नाम दिया इन्होंने जजिया कर, ठीक है। और अकबर जो है इस जजिया कर को पूरे जनता पर लागू कर देता है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो नॉन मुसलमान हो। लेकिन फिर अकबर क्या करेगा, इस जजिया कर को समाप्ति ही कर देगा। लेकिन फिर से अकबर के बाद मुगल सम्राट का जो चौथा शासक आएगा वो औरंगजेब था, और उसने क्या कर दिया, इसको फिर से लागू कर दिया। अब हम बात कर देंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। सबसे पहले ही बात करें यहाँ पर, और ये प्रश्न जो है यूपी SSC पेट 2022 में पूछा गया, तो इसको हम लोग नेगलेक्ट नहीं कर सकते। देखिए क्या लिखा हुआ है, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या था। इसमें आपको कुछ सोचना भी नहीं है, और सबसे पहले आंसर कर देना ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अहिंसा जो है ये किसके द्वारा दिया गया था, तो ये जो है
जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत था। अच्छा, अब जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांतों की बात करें तो इन्होंने इनके द्वारा 5 महाव्रतों का जिक्र किया गया था। कितने महाव्रत? तो 5 महाव्रत, ठीक है। उनमें से कौन कौन से? तो नंबर 1 सत्य, ठीक है, फिर अहिंसा, सत्य अहिंसा, ठीक है, फिर कौन सा हो गया? अपरिग्रह हो गया, ठीक है, कौन सा हो गया? अपरिग्रह हो गया, ठीक है, अपरिग्रह हो गया, और फिर कौन सा हो गया? तो अस्तेय हो गया, कौन सा हो गया? अस्तेय हो गया, और लास्ट में कौन सा हो गया? तो ब्रह्मचर्य हो गया, ठीक है, ब्रह्मचर्य। अच्छा, 5 के 5 जो महाव्रत हैं ये सब जैन धर्म से संबंधित हैं। लेकिन अगर ये पूछे कि शुरू के 4 महाव्रत जो हैं वो किसके द्वारा दिए गए थे? कौन कौन से? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय। ये जो है ये पार्श्वनाथ के द्वारा दिए गए थे। किसके द्वारा दिए गए थे? तो पार्श्वनाथ के द्वारा दिए गए थे। और जो पार्श्वनाथ जो थे वो जैन धर्म के 23वें गुरु थे। कौन थे? 23वें गुरु थे। और लास्ट वाला जो ब्रह्मचर्य था वो किसके द्वारा दिया गया था? तो वो महावीर स्वामी जी के द्वारा दिया गया, यानी कि 5वां महाव्रत, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या था? अहिंसा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं, लेकिन उसके पहले एक्सप्लेन। देखिए लिखा हुआ है जैन धर्म के 5 सिद्धांतों में अहिंसा सबसे मौलिक है। भगवान महावीर ने कहा कि अहिंसा परमो धर्मा। जैन धर्म ने पंचशील सिद्धांत बनाए, यह है अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। मैंने इनकी बात कर ली है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, बागानी कृषि के तहत श्रीलंका में पहली बार किस फसल की खेती गई थी? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉफ़ी, ठीक है। अगर हम लोग कॉफ़ी की बात करें तो भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा? तो कर्नाटक, ठीक है। कौन सा है? तो कर्नाटक भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादक राज्य। अगर कॉफ़ी की प्रजातियों की बात करेंगे तो रोबस्टा, ठीक है, कौन कौन सी? रोबस्टा और अरेबिका। रोबस्टा और अरेबिका जो है वो कॉफ़ी की प्रजातियां हैं, कॉफ़ी की प्रजातियां हैं। अगर पूछे कि विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन किस देश में किया जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ब्राज़ील, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो ब्राज़ील। अच्छा, ब्राज़ील में एक बंदरगाह है जिसे क्या कहा जाता है? कॉफ़ी बंदरगाह कहा जाता है। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है सेंटोस बंदरगाह। क्या नाम है उसका? तो उसका नाम है सेंटोस बंदरगाह। अच्छा, सेंटोस बंदरगाह तो कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। लेकिन जो ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान हैं, क्या कॉफ़ी के जो बागान हैं उनको क्या कहा जाता है? तो सर उनको कहा जाता है फेजेंटा। क्या कहा जाता है? उसको फेजेंटा कहा जाता है, ठीक है। और ये कहाँ पर है? तो ये ब्राज़ील में, ठीक है। और ब्राज़ील की कैपिटल क्या है? तो आपको सोचना नहीं है कि क्या है, तो इसकी ब्राज़ीलिया इसकी क्या है? कैपिटल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्सप्लेन की। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है कि कॉफ़ी श्रीलंका में बागानी कृषि के अंतर्गत खेती की जाने वाली पहली महत्वपूर्ण फसल है। हालांकि डचों ने 18वीं शताब्दी में कॉफ़ी की खेती के साथ प्रयोग किया था, लेकिन अंग्रेजों ने कोलब्रुक कैमरून मिशन सुधार 1833 के बाद वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया और 1860 तक श्रीलंका विश्व में कॉफ़ी उत्पादक देश बन चुका था, ठीक है। अच्छा, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। जैसे लिखा हुआ है आप लोग देख लीजिए, प्रोटॉन पर आवेश कैसा होता है? प्रोटॉन पर हमेशा आवेश कैसा होता है? तो प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो किसके आवेश के बराबर होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पॉजिट्रॉन। किसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पॉजिट्रॉन। जो प्रोटॉन पर आवेश होता है वो पॉजिट्रॉन के आवेश के हमेशा इक्वल होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे। तो देखिए लिखा हुआ है कि भारत में केंद्रीय मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? अब केंद्रीय मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाएगा? तो सर इसमें कुछ भी नहीं सोचना है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति, ठीक है। आर्टिकल नंबर 75 जो है वो ये कहता है कि राष्ट्रपति जो है वो केंद्रीय मंत्रियों को शपथ दिलाएगा, और केंद्रीय मंत्री यानी कि केंद्रीय मंत्री जो होगा उसका मुख्य कौन होगा? तो प्रधानमंत्री होगा, और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति जो है वो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, ठीक है। और अगर अनुसूची की बात करेंगे, किस अनुसूची में शपथ का उल्लेख किया गया है? तो सर अनुसूची नंबर 3 है। कौन सी अनुसूची? तो अनुसूची नंबर 3 है, और इसमें शपथ का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, लेकिन उससे पहले मैंने प्रमुख तथ्य रख दिए हैं और उसमें वही लिखा है जो मैंने अभी बताया। आप लोग इसको पढ़ लेना, मैं PDF दे दूंगा, ठीक है, क्योंकि जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को करना है हमको, ठीक है। मैं आपका समय भी बर्बाद नहीं करना चाहता और पूरे प्रश्न भी यहाँ पे कंप्लीट कराना चाहता हूँ। चलिए देखिए लिखा हुआ है नेक्स्ट प्रश्न, जल्दी से पढ़िए। राष्ट्रीय आपातकाल के राज्य के विषयों पर संसद द्वारा बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के पश्चात कितने माह बाद निष्क्रिय हो जाते हैं या प्रवृत्त हो जाते हैं? अप्रवृत्त, ठीक है, यानी कितने बाद अपवर्त हो जाते हैं। तो अधिकतम कितना हो जाएगा? तो अधिकतम सर 6 महीने बाद ये क्या हो जाएंगे? तो निष्क्रिय हो जाएंगे, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए लिखा हुआ है किसी ध्वनि तरंग दैर्ध्य
5 मीटर तथा वेग 500 मीटर प्रति सेकंड है। इसका आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। सर इसका आवर्तकाल हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले अगर आवर्तकाल ज्ञात करना है तो इसका फार्मूला होता है t बराबर 1/f। ठीक है, t बराबर क्या होता है? 1/f होता है। और हमें f तो ज्ञात ही नहीं है। ठीक है, हमें f ज्ञात नहीं क्योंकि तरंग दैर्ध्य 5 मीटर है तथा वेग जो है वो कितना है? 500 मीटर है। तो अगर हमें क्या निकालना हो? अगर हमें निकालना हो आवृत्ति, ठीक है, तो f बराबर होता है c/λ। f बराबर क्या होता है? c/λ। तो यहाँ पर जो तरंग दैर्ध्य है, यहाँ पे तरंग दैर्ध्य है वो यानी कि वो लेमडा का मान दिया है। किसका मान दिया है? लेमडा का मान दिया है। और ये वेग जो है, वहाँ वेग जो होता है तरंग दैर्ध्य का वेग c से निरूपित करते हैं। तो वेग कितना है? 500 और तरंग दैर्ध्य कितनी सर? 5 है। तो 5 से जब काटोगे तो यहाँ कितना निकल आएगा? 100 निकल आएगा। और ये किसकी वैल्यू है? तो ये किसकी वैल्यू? ये f की वैल्यू है। ठीक, किसकी वैल्यू? f की वैल्यू। यानी कि हमने आवृत्ति निकाल ली। अब जब आवृत्ति निकालनी तो सीधा से इस फार्मूले में पुट कर दो। तो यहाँ से t इक्वल टू 1/100। ठीक है, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा दो, 0.01। ठीक है, कितना आ जाएगा? 0.01। यानी कि करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हमने क्या किया? किसी ध्वनि तरंगी की तरंग दैर्ध्य 5 मीटर थी, यानी कि लेमडा का मान उसने दे रखा था तथा वेग जो है वो 500 मीटर प्रति सेकंड था। तो यहाँ पे जब तरंग दैर्ध्य की वेग निकालते हैं तो उसको c से निरूपित करते हैं। और हमने f बराबर निकाल लिया कि आवृत्ति f बराबर c/λ। और यहाँ से जब वैल्यू आई वो 100 मीटर पर सेकंड आई। और जब 100 मीटर पर सेकंड आ गई तो हमने f की वैल्यू रख दी आवर्तकाल में। और जब आवर्तकाल में हमने रखा तो 0.0 प्रति सेकंड 0.01 सेकंड आ गया। ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, समझ में आ गया होगा आई होप। तो चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की। देखिए प्रश्न नंबर क्या लिखा हुआ है? किसी पिंड के मुक्त रूप से गिरते समय इसके पथ में किसी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा में जितनी कमी होती है उतनी वृद्धि किसमें होगी? तो सर इसमें उतनी वृद्धि जो होती है वो गतिज ऊर्जा में होती है। किसमें होती है? गतिज ऊर्जा में। गतिज ऊर्जा जितनी बढ़ेगी स्थितिज ऊर्जा उतनी कम होगी, यानी कि ये एक दूसरे के क्या होंगी? अपोजिट होंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लीजिए, पढ़ लीजिए आप लोग क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है पीने के लिए उपयुक्त जल को क्या कहते हैं? स्वस्थकर या फिर चमकीला या फिर पेय या फिर अयोग्यकर? तो इसको क्या बोलते हैं? इसको जल्दी से बता देना। इसको पेय बोलते हैं। ठीक, करेक्ट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, उसका सिंपल सा आंसर है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन देख लीजिए, हृदय में, लीवर में, लिम्फ नोड में या फिर बोन मैरो में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? डी। और इसका करेक्ट आंसर है बोन मैरो। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट। देखिए लिखा हुआ स्वामी विवेकानंद किससे जुड़े हुए हैं? ठीक है, स्वामी विवेकानंद किससे जुड़े हुए हैं? तो जल्दी से बताइए, क्या ब्रह्म समाज से, आर्य समाज से, प्रार्थना समाज से या फिर रामकृष्ण मिशन से? तो स्वामी विवेकानंद की बात की गई तो किससे जुड़े होंगे? तो रामकृष्ण मिशन से जुड़े होंगे। अच्छा, रामकृष्ण मिशन की अगर हम लोग बात करें तो 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की जाएगी? स्वामी विवेकानंद के द्वारा की जाती है। और इनके द्वारा 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिया गया था। और इन्हीं के द्वारा ये प्रसिद्ध हुए थे। और इन्होंने ही कहा था भाइयों और बहनों शब्द शिकागो में कहा। और ऐसा कहने से मात्र से ही वहाँ पे तालियों की गड़गड़ाहट शुरू हो गई थी। ठीक है, ब्रह्म समाज की बात करेंगे तो राजा राम मोहन राय जुड़े हैं। आर्य समाज से आर्य समाज की बात करेंगे तो स्वामी दयानंद सरस्वती। और प्रार्थना समाज की बात करेंगे तो केशव चंद्र सेन। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। देखिए लिखा हुआ है डैड डैश ने पहली बार विधायिका में द्विसदनी व्यवस्था लागू की। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत शासन अधिनियम 1919। इसने क्या किया था? पहली बार केंद्र में भी द्विसदनी व्यवस्था लागू की और केंद्र के साथ साथ इसने राज्यों में भी क्या कर दिया? द्विसदनी व्यवस्था लागू कर दी। ठीक है, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। किसको? 1919 के अधिनियम को। 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाएगा? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाएगा। और ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर, यानी कि भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा पहली बार विधायिका में द्विसदनी व्यवस्था लागू की गई। विधायिका के साथ साथ जो राज्य में था उसमें भी द्विसदनी व्यवस्था को लागू कर दिया गया। और ये द्विसदनी जो राज्य में व्यवस्था थी इसको 1935 के एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया। लेकिन ये जो व्यवस्था है वो केंद्र में बनी रही है। अब बात करेंगे इसके एक्सप्लेन की। देखिए क्या लिखा हुआ है। तो सर इसका एक्सप्लेन है भारत सरकार अधिनियम 1919 जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है ने सर्वप्रथम केंद्रीय विधायिका में द्विसदनी व्यवस्था का सूत्रपात किया। इस अधिनियम की अन्य विशेषताएं प्रांतों में द्वैध शासन व शक्ति विभाजन की संकल्पना का विज्ञापन करना था।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लीजिए, ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन लिखा हुआ है। गोबर गैस का मुख्य रूप से कौन सा घटक है? ऑप्शन नंबर क्या है? ऑक्सीजन, मीथेन, एथेन या क्लोरीन? तो मीथेन, ठीक है। तो गोबर गैस में मीथेन पाई जाती है। अगर मीथेन हम की बात करें, मीथेन कहाँ कहाँ पर पाई जाएगी? तो जो धान के खेत हैं, जो धान के खेत है वहाँ पर मीथेन पाई जाती है, ठीक है। जहाँ पर जानवर बनते हैं, जहाँ पर बकरी बनती है, जहाँ पर गाय बनती है, वहाँ पर भी कौन गैस पाई जाएगी? तो वहाँ पर गोबर गैस पाई जाएगी, यानी कि अस्तबलों में या फिर जानवर जहाँ पर बनते हैं। दूसरी बात अगर बात करें, दलदली जो इलाके होते हैं, ठीक है, दलदली इलाके होते हैं, वहाँ पर भी कौन सी गैस पाई जाती है? तो वहाँ पर भी यानी कि मीथेन गैस पाई जाएगी। और मीथेन गैस को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पॉइंट याद रखना, धान के खेत में कौन सी? मीथेन। यहाँ पे क्या हो जाएगा? जानवर जहाँ बनते हैं वहाँ पर कौन सी गैस? मीथेन, ठीक है। दलदली क्षेत्रों में कौन सी गैस? मीथेन, ठीक है। और मीथेन को क्या कहते हैं? मार्स कहते हैं। इसका फार्मूला होता है CH4 जो होता है, फार्मूला होता है किसका? मीथेन का। अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। देखिए क्या लिखा हुआ है, भारत में पहले कवि के रूप में किसे जाना जाता है? तो किसको? वाल्मीकि जी को भारत का पहला कवि कहा जाता है। और इनके द्वारा रामचरितमानस की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? रामचरितमानस का लेखन जो है वो किसके द्वारा किया गया था? तो वाल्मीकि के द्वारा किया गया था। और कहते हैं इन्होंने अपने कुटिया में इसका लेखन किया था। और इन्हीं के द्वारा जो है वो सीता जो थी वो इन्हीं की कुटिया में रहती थी। और इन्हीं की कुटिया में लव और कुश का जन्म हुआ था। लव और कुश जो राम के बेटे थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका वाल्मीकि की कुटिया में ही हुआ था, ठीक है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान की शुरुआत कब की गई थी? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए, इसका करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए आप लोग। और मैं इसका करेक्ट आप लोगों के लिए उत्तर छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे, ठीक है। कौन सा प्रश्न है? तो प्रश्न नंबर लिखा नहीं, मैं इसको प्रश्न नंबर 10 मान रहा हूँ, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 10 का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, ठीक है। और देखते हैं कितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं बढ़िया तरीके से, क्योंकि उनके द्वारा इस प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। देखिए क्या लिखा हुआ है, हिंडाल्को कहाँ स्थित है? हिंडाल्को जो है वो कहाँ स्थित है? जल्दी से बता दीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रेणुकूट। रेणुकूट कहाँ पर है? तो ये सर सोनभद्र में स्थित है, ठीक है। सोनभद्र क्या है? तो ये उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी पूर्वी जिला है, सबसे दक्षिणी पूर्वी जिला है। और इसका मुख्यालय जो है वो रॉबर्टगंज में स्थित है। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर नेक्स्ट की। देखिए लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में कालिंजर किला स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के किस जनपद में? तो इसका करेक्ट आंसर है बांदा में, ठीक है। बांदा में कालिंजर का किला स्थित है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग सारे प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से पढ़ा और बहुत ही ध्यानपूर्वक आपने वीडियो देखा, ठीक है। तो अब जो है आपके लिए एक स्टेटस लगाया हूँ मैंने, जो आपको मोटिवेट करेगा, और इसको जल्दी से पढ़िए, ठीक है। जल्दी से क्या लिखा हुआ है देखिए इसमें आप लोग, सफल होने के लिए 3 नियम। सफल होना है तो आपको 3 नियम बनाने ही पड़ेंगे। सबसे पहला क्या है? खुद से वादा करो। खुद से वादा करो कि अगर मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ तो ये काम कोई नहीं कर सकता है मेरे अलावा। दूसरा क्या है? मेहनत ज़्यादा। अगर आप आज 3 घंटे पढ़ रहे हो, 4 घंटे पढ़ रहे हो, तो इतना बहुत नहीं, इतना सफिशियंट नहीं है आपके लिए, आपको और ज़्यादा मेहनत करनी है। और दूसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मजबूत इरादा। अगर आपने मजबूत इरादा नहीं रखा है तो कोई भी अगल बगल का आएगा और आपसे कहेगा यार इतने दिन से तैयारी कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, छोड़ दो, इससे अच्छा काम करो, 500 रुपये मिलेंगे। लेकिन वो सब नहीं करना, हमें मजबूत इरादा रखना है सफल होना है। तो कौन कौन से 3 नियम? खुद से वादा करो, दूसरा मेहनत ज़्यादा करो, और लास्ट में मजबूत इरादा रखो, ठीक है। ये सब करोगे तो आप सफलता जो है आपके कदम चूमेगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है।